हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ मलेरिया, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम एंड सीवियस इन्फेक्शंस में आता है, माइक्रोबायोलॉजी में। तो क्या क्या इसमें हम कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे क्या क्या एजेंट कॉज कर रहे हैं मलेरिया। फिर देखेंगे लाइफ साइकिल क्या है इसकी, मलेरिया की। पैथोजेनेसिस देखेंगे और क्लिनिकल फीचर्स। फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस देखेंगे एंड देन फाइनली लैब डायग्नोसिस देखेंगे मलेरिया की। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या क्या एजेंट्स कॉज करते हैं मलेरिया। ऑल्दो सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम एग्जिस्ट इन्फेक्टिंग वाइड रेंज ऑफ बर्ड्स, reptiles and mammals, human infection is mainly caused by 5 species। जो हमारी प्लाज्मोडियम स्पीसीज है वो बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स को इन्फेक्ट करती है, लेकिन जो ह्यूमन में हमारा इन्फेक्शन होता है वो 5 स्पीसीज करती है मोस्टली। तो सबसे पहला जो हमारी स्पीसीज है उसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि बेनाइन टर्शियन मलेरिया करती है, जिसमें हमारा जो फीवर है वो वंस इन 48 आवर्स रिपीट होता है। वंस इन 48 आवर्स रिपीट होता है, दैट इज रिकर्स एवरी थर्ड डे। हमारे हर तीसरे दिन में जो मलेरिया का हमारा फीवर है वो रिपीट करता है, इसलिए इसका नाम है टर्सियन मलेरिया। फिर हम देखते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम, जो कि मेलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया करता है। ये भी टर्सियन होता है लेकिन ये मेलिग्नेंट है, ये ज़्यादा सीवियर है, सीवियर मलेरिया है। पीरियोडिसिटी ऑफ फीवर इज वंस इन 48 आवर्स, रिकर्स एवरी थर्ड डे। इसमें भी थर्ड डे में रिपीट करता है फीवर हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, कॉजेज बेनाइन क्वार्टन मलेरिया, जिसमें हमारा जो फीवर है रिपीट करता है एवरी 72 आवर्स, वंस इन 72 आवर्स, रिकर्स एवरी फोर्थ डे। हर फोर्थ डे पे हमारा प्लाज्मोडियम मलेरिया में फीवर हमारा रिपीट करेगा। वंस इन 72 आवर्स फीवर रिपीट करेगा हमारा। फिर आ जाता है हमारा प्लाज्मोडियम ओवेल, जिसमें ओवेल टर्सियन मलेरिया होता है। टर्शन का मतलब इसमें भी हमारा फीवर जो है एक बार होगा 48 आवर्स में, दैट इज रिकर्स एवरी थर्ड थर्ड डे, हर तीसरे दिन में रिपीट करेगा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मोडियम नोलेसी, जो कि क्वाटिडियन या फिर सिमियन मलेरिया करता है। फीवर पीरियोडिसिटी इज वंस इन 24 आवर्स, इसमें हर दिन के बाद हमारा फीवर होते रहता है, दैट इज रिकर्स एवरी डे। इट इज अ पैरासाइट ऑफ मंकी, जो मंकी में इन्फेक्शन करता है मेनली, बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट ह्यूमंस एंड मेनी केसेस अफेक्टिंग मैन वर रिसेंटली रिपोर्टेड फ्रॉम एशिया। बहुत सारे केस हमें देखने को मिले हैं एशिया से ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हुए। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी लाइफ साइकिल पे। तो लाइफ साइकिल में सबसे पहले देखते हैं हम होस्ट, क्या क्या होस्ट हैं प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, 2 होस्ट होते हैं इसके। एक डेफिनेटिव होस्ट होता है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट। डेफिनेटिव होस्ट हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है, जिसमें हमारी सेक्सुअल साइकिल होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन इसी में होता है, इसको हम स्पोरोगोनी भी कहते हैं सेक्सुअल साइकिल वाले को। और दूसरा हमारा इंटरमीडिएट होस्ट में हमारा मैन होता है, जिसमें एक सेक्सुअल साइकिल होती है, जिसको हम साइजोगोनी भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं मेल एनोफिलिस डज नॉट फीड ऑन मैन एंड फीड्स एक्सक्लूसिवली ऑन फ्रूट जूसेस। जो हमारे मेल वाले मॉस्किटो है एनोफिलिस, वो हमारे फ्रूट जूसेस पे फीड करते हैं, दैट इज वाई मेल एनोफिलिस मॉस्किटो डज नॉट ट्रांसमिट द डिजीज। इसलिए हमारे मेल वाले मॉस्किटो ट्रांसमिट नहीं करते डिजीज को, वेयर एज फीमेल एनोफिलिस नीड्स एटलीस्ट 2 ब्लड मील्स बिफोर लेइंग एग्स। जो हमारा फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है उसको 2 ब्लड मील्स चाहिए चाहिए जरूरी है, बिफोर लेइंग एग्स, एग्स ले करने से पहले हमारे 2 ब्लड मील उसको चाहिए। ऑल्दो सेवरल स्पीसीज ऑफ एनोफिलिस कैन ट्रांसमिट, द वेक्टर्स ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इंक्लूड एनोफिलिस कुल्सीफेसिस इन रूरल एरियाज, एनोफिलिस स्टेफेंसी इन अर्बन एरियाज एंड एनोफिलिस फ्लूविएटिलिस इन हिल एरियाज। तो हमारे ये इम्पोर्टेंट वेक्टर्स हैं जो कि इम्पोर्टेंस है इनकी। पहला हो गया हमारा एनोफिलिस कुल्सीफेसिस, स्टेफेंसी और फ्लीविएटेलिस, ये हमारे इम्पोर्टेंट प्राइमरी वेक्टर हैं, प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाले। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। ये हमारा पूरा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एक लाइफ साइकिल की, मलेरियल पैरासाइट की। अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं मलेरियल पैरासाइट की। तो सबसे पहले जो हमारा इन्फेक्शन होता है, मैन गेट्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो कंटेनिंग स्पोरोजोइड्स इन सैलिवरी ग्लैंड। तो जो हमारा स्पोरोजोइड होता है सबसे पहले वो हमारा एंटर करता है हमारे मैन में, आदमी में,
जिसमें हमारा फिर उसके बाद लीवर में जाता है हमारा स्पोरोजॉइट्स। लीवर में हमारे स्पोरोजॉइट्स प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोल्ट बनाते हैं और फिर हेपेटिक मोरोजॉइट्स बनाते हैं। कुछ केसेस में हमारे जो स्पोरोजॉइट हैं वो डोरमेंट स्टेज में जा सकते हैं, डोरमेंट स्टेज में जा सकते हैं कुछ केसेस में, जिनको हम हिप्नोजॉइट कहते हैं, हिप्नोजॉइट कहते हैं, हिप्नोजॉइट हेपेटोसाइट्स। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ये, एक सेकंड इसको देख लें क्या लिखा है, हिप्नोजाइट इनसाइड हेपेटोसाइट है। तो ये हमारा हिप्नोसाइट जो है हेपेटोसाइट्स में हमें देखने को मिलते हैं डोरमेंट स्टेज। फिर हम देखते हैं जो हमारा मेरोजॉइट्स है, जो हमारे स्पोरोजॉइट से बने हुए हैं, हमारे लीवर को छोड़ के लीवर सेल से निकल के हमारे जाते हैं ब्लड सर्कुलेशन में। ब्लड सर्कुलेशन में जाके रेड ब्लड सेल्स पे ये इन्फेक्ट करते हैं। रेड ब्लड सेल्स में जो हमारे मेरोजॉइट्स हैं वो आरबीसी में इन्वेट करते हैं और रिंग फॉर्म बनाते हैं। फिर लेट ट्रोफोजॉइट फॉर्म बनाते हैं, इमेच्योर साइजोइड बनाते हैं, मैच्योर साइजोइड बनाते हैं, और लास्ट में एरिथ्रोसाइटिक मेरोजॉइट रिलीज हो जाते हैं हमारे आरबीसी से। जो ये एरिथ्रोसाइट मेरोजॉइट हैं वो हमारे फर्दर गैमेट्स बनाएंगे, गैमेटोगोनी, जिसमें हमारा जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया के जो गैमेट्स हैं उनकी अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है, और जो हमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीवेरम है उसकी अलग गैमेट्स की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म है। तो कुछ इस तरीके के दिखेंगे हमारे वाइवैक्स, ओवेल और मलेरिया में, और फैल्सीवेरम में इस तरीके के दिखेंगे कुछ, बनाना बनाना शेप लाइक ऐसे कुछ। आगे हम देखेंगे और इसमें अच्छे से लैब डायग्नोसिस में कैसी कैसी किस स्पीसीज की फॉर्म है। फिर जो हमारे गेमेटोसाइड से ट्रांसमिट हो जाते हैं मॉस्किटो में, मॉस्किटो में जो माइक्रोगेमेट है और मैक्रोगेमेट से फर्टिलाइज करके हमारा oocyst बनाते हैं मिडगट में, स्टोमक के। फिर डेवलपमेंट होता है उन oocyst का, डेवलपमेंट होता है oocyst का, मैच्योर oocyst विद स्पोरोजॉइट। oocyst हमारे जो है उसमें स्पोरोजॉइट्स बनते हैं, स्पोरोजॉइट्स हमारे जाते हैं फिर सैलिवरी ग्लैंड में मॉस्किटो के। फिर ये जो दोबारा मॉस्किटो इन्फेक्ट करेगा, काटेगा किसी आदमी को, तो ये उसमें दोबारा इन्फेक्शन फैल जाएगा, दोबारा स्पोरोजॉइट्स जो है हमारे लीवर में जाएंगे और फिर ये साइकिल ऐसे रिपीट होगी। तो जो हमारा जो हमने देखा था, जो हमने लीवर में जो हमने देखी साइकिल, स्पोरोजॉइट से हमारे मेरोजॉइट्स बन रहे हैं, फिर मेरोजॉइट से रिलीज हो रहे हैं, तो उनको हम प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं, जो कि लीवर में होता है तो हम हिपेटिक साइजोगोनी भी कह सकते हैं। फिर हमारा आरबीसी में होता है तो इसको हम एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी कहते हैं, एरिथ्रोसाइटिक साइटोकाइनिन कहते हैं, जो हमारा आरबीसी में होता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा मैन है उसमें हमारी एसेक्सुअल साइकिल हो रही है, इसमें कोई हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, तो ये एसेक्सुअल साइकिल हमारी डेफिनेटिव होस्ट मैन में होती है, ओ सॉरी इंटरमीडिएट होस्ट मैन में होती है। और जो हमारा डेफिनेटिव होस्ट है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसमें हमारी सेक्सुअल साइकिल होती है जिसमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो लाइफ साइकिल में इतना था। अब इसको हम फर्दर देखते हैं टेक्स्ट में क्या क्या लिखा हुआ है ह्यूमन साइकिल में। एक चीज़ हमारी लाइफ साइकिल में रह गई थी बताना, कि ये जो ये डोरमेंट स्टेज है हमारी हिप्नोजॉइट वाली, वो हमारी रिलैप्स कर सकती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और ओवेल में। फिर हम आ जाते हैं ह्यूमन साइकिल में, देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड इन्फेक्टिव फॉर्म। तो सबसे पहले कैसे ट्रांसमिट होता है और इन्फेक्टिव फॉर्म क्या है ह्यूमन साइकिल में। मैन एक्वायर्स इन्फेक्शन बाय द बाइट ऑफ ए फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। जो मैंने लाइफ साइकिल में आपको समझाया था वही वही लिखा हुआ है कि बाइट होगा सबसे पहले फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। स्पोरोजॉइट्स इन्फेक्टिव फॉर्म है जो कि फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द क्यूटेनियस वेन्यूल्स में, डायरेक्टली हमारे एंटर करते हैं एंड एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन में। रेयरली इट कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन और ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन। ये बहुत रेयर होगा कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हमारे स्पोरोजॉइट से ट्रांसमिट हो जाए या फिर ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन से। हेयर ट्रोफोजॉइट्स और मीरोजॉइट्स एक्ट एज द इन्फेक्टिव फॉर्म। इस केस में जो हमारे ट्रोफोजॉइट्स हैं, मीरोजॉइट्स हैं, जो आगे की हमारी स्टेज थी, वो हमारे इन्फेक्टिव फॉर्म होंगे। इन ह्यूमंस दिस एसेक्सुअल साइकिल टेक्स प्लेस थ्रू थ्री स्टेजेस। जो हमारी ह्यूमंस में साइकिल होती है वो तीन स्टेजेस से होती है। पहला है प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी, दूसरा है एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी और तीसरा है गैमेटोगोनी। तो हमारे ये तीन स्टेज होते हैं ह्यूमन साइकिल में। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज।
प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज को हम हेपेटिक स्टेज भी कहते हैं। दिस स्टेज अकर्स इन लिवर एंड इट इज सो नेम्ड बिकॉज इट अकर्स बिफोर द इन्वेजन ऑफ आरबीसी। प्री एरिथ्रोसाइटिक इसका नाम इसलिए है क्योंकि ये आरबीसी को इन्फेक्ट करने से पहले की स्टेज है लीवर में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सोएरिथ्रोसाइटिक स्टेज और इंट्राहेपेटिक और टिश्यू स्टेज। The motile sporozoites leave the circulation within 30 minutes and enter the liver। जो हमारे स्पोरोजोइट्स मॉस्किटो से आए हैं वो हमारे सर्कुलेशन में विद इन 30 मिनट्स में आ जाते हैं एंड एंटर द लीवर और लीवर में चले जाते हैं। अटैचमेंट द सर्कम स्पोरोजोइड प्रोटीन्स present on the surface of sporozoites bind to the receptors present on the surface of hepatocytes facilitating the entry of sporozoites। जो हमारे स्पोरोजोइट्स हैं उन पे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है सर्कम स्पोरोजोइड प्रोटीन। ये प्रोटीन सरफेस पे होता है स्पोरोजोइट्स के, जिससे ये बाइंड करता है हेपेटोसाइट्स के सरफेस से विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स ऑन सर्फेस ऑफ हेपेटोसाइट्स फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ स्पोरोजोइट, जिससे हमारा स्पोरोजोइट्स एंटर करता है लीवर सेल्स में। फिर आता है हमारा ट्रोफोजोइट्स। आफ्टर एंटरिंग द हेपेटोसाइट्स लीवर में जाने के बाद जो स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स हैं हमारे वो बिकम राउंडेड राउंडेड हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोफोजोइट्स और ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं ट्रोफोजोइट्स में। साइजोगोनी ट्रोफोजोइट इज द फीडिंग स्टेज ऑफ पैरासाइट। ट्रोफोजोइट फीडिंग स्टेज होती है पैरासाइट के बीच लेटर ऑन अंडरगो सेवरल न्यूक्लियर डिविजन्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोन। जो हमारा ट्रोफोजोइट है वो न्यूक्लियर डिवीजन कर करके हमारा प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोन बनाता है। जो प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोन है उसमें बहुत सारे म्यूरोजोइट्स होते हैं जो कि रिलीज होते हैं ऑन द रप्चर ऑफ हेपेटोसाइट्स। म्यूरोजोइट्स देन अटैक आरबीसीज टू इनिशिएट एरिथ्रोसाइटिक स्टेज। फिर ये जो म्यूरोजोइट्स रिलीज होंगे हेपेटिक सेल से वो हमारे आरबीसी को अटैक करेंगे एरिथ्रोसाइटिक स्टेज कॉज करने के लिए। नो लीवर इंजरी जो हमारे ये हेपेटोसाइट्स इन्फेक्ट होते हैं प्लाज्मोडियम से उनमें कोई लीवर डैमेज होता नहीं है। ड्यूरेशन ऑफ प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी वेरीज फ्रॉम 5 डेज टू 15 डेज। जो हमारी प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी की स्टेज है वो 5 से 15 दिन के अंदर हो जाती है डिपेंडिंग ऑन द स्पेसीज। अलग अलग जो स्पेसीज है उनके ऊपर डिपेंड करती है। हिप्नोजॉइड्स सम sporozoites of Plasmodium vivax and Plasmodium ovale do not develop further and may remain in the liver as hypnozoites and cause a relapse of malaria after many years। जो हमारे हिप्नोजॉइट्स हैं वो हमारे एक डोरमेंट स्टेज में आ जाते हैं स्पोरोजॉइट से प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के केस में, और फिर ये रिलैप्स कर सकते हैं दोबारा, मलेरिया कॉज कर सकते हैं दोबारा आफ्टर मेनी ईयर्स, बहुत सालों बाद। Relapse should be differentiated from another phenomena seen in Plasmodium falciparum and Plasmodium malariae called as recrudescence। जो हमारा रिलैप्स होता है वो अलग होता है रिक्रूडेसेंस से। रिलैप्स हमारा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम ओवेल के लिए होता है। रिक्रूडेसेंस हमें फैल्सीपेरम और मलेरिया स्पीसीज में देखने को मिलता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रिलैप्स और रिक्रूडेसेंस में जो डिफरेंस है इसका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। Few sporozoites do not develop into pre-erythrocytic zone but remain dormant, known as hypnozoites, for 3 weeks to 1 year। 3 हफ्ते से लेकर 1 साल तक हमारे ये हिप्नोजॉइट्स रह सकते हैं डोरमेंट स्टेज में। Reactivation of hypnozoites leads to initiation of erythrocytic cycle and relapse of malaria। ये दोबारा अगर एक्टिवेट हो गए हिप्नोजॉइट्स तो हमारी एरिथ्रोसाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और रिलैप्स होगा मलेरिया का। In falciparum, malaria recrudescence is due to the presence of drug-resistant parasites even after the completion of treatment। हमारे ट्रीटमेंट के बाद जब बावजूद भी जब कोई पैरासाइट रह जाता है ड्रग रेसिस्टेंट की वजह से तो उसकी वजह से हमारा रिक्रूडेसेंस होता है। In Plasmodium malaria infection, long-term recrudescences are seen for as long as 60 years। हमारा प्लाज्मोडियम मलेरिया में 60 years का रिक्रूडेसेंस देखने को मिल सकता है। This is due to long-term survival of erythrocytic stages at a low undetectable level in blood। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर सकते हैं एरिथ्रोसाइटिक स्टेज एट लो अनडिटेक्टेबल लेवल इन ब्लड में।
कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी एक्सो और प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या है कि हमारी ये दूसरी स्टेज हो गई हेपेटिक स्टेज के बाद की। हेपेटिक मेरोजॉइड्स जो रिलीज हुए रहते हैं फ्रॉम प्री एरिथ्रोसाइटिक साइजोन से अटैक करते हैं आरबीसीज को। मेरोजॉइड्स बाइंड टू ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर्स ऑन आरबीसी सरफेस, enter by endocytosis and are contained within a parasitophorus vacuole inside the RBCs। जो हमारे मेरोजॉइड्स हैं उन पे ग्लाइकोफोरिन नाम का एक रिसेप्टर होता है, जिसकी वजह से नहीं, सॉरी, जो मेरोजॉइड्स हैं हमारे वो ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर आरबीसी के जो होते हैं, आरबीसी के सरफेस पे हमारे ग्लाइकोफोरिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उनसे बाइंड करते हैं मेरोजॉइड्स और एंटर करते हैं बाय एंडोसाइटोसिस से एंड आर कंटेन्ड विद इन आ पैरासिटोफोरस वैक्यूल। और फिर वैक्यूल में एक रहते हैं इनसाइड आरबीसीज में ट्रोपोजॉइड्स। सून द हेपेटिक मेरोजॉइड्स ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रोपोजॉइड्स। जो हमारे हेपेटिक मेरोजॉइड्स हैं वो फिर कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रोपोजॉइड्स में, अर्ली ट्रोपोजॉइड्स। फिर अर्ली ट्रोपोजॉइड्स आती है हमारी, तो अर्ली ट्रोपोजॉइड्स में रिंग फॉर्म होती है, रिंग अपीयरेंस, विच आर एन्युलर और सिग्नेट रिंग अपीयरेंस भी कहते हैं इसको, containing a central vacuole with a peripheral thin rim of cytoplasm and a nucleus। फिर हमारे आता है लेट ट्रोपोजॉइट फॉर्म। रिंग फॉर्म इनलार्ज करता है एंड बिकम्स इरेगुलर एंड ट्रांसफॉर्म इनटू लेट ट्रोपोजॉइट या फिर अमेबॉइड फॉर्म। ट्रांसफॉर्म करके लेट ट्रोपोजॉइट बनाता है या फिर अमेबॉइड फॉर्म बनाता है। फिर आता है हमारा मलेरियल पिगमेंट। प्लाज्मोडियम feeds on hemoglobin releasing the undigested products hematin and iron porphyrin। जो प्लाज्मोडियम है हमारा हीमोग्लोबिन पे फीड करता है, रिलीजिंग दी अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जैसे कि हेमेटिन और आयरन प्रोफायरिन, विच कंबाइन टू फॉर्म मलेरियल पिगमेंट, जो कि मलेरियल पिगमेंट बनाता है कंबाइन करके, जिसे हीमोजॉइन पिगमेंट कहते हैं, हीमोजॉइन पिगमेंट। साइजोगोनी। लेट ट्रोपोजॉइट अंडरगोस साइजोगोनी टू प्रोड्यूस 6 to 30 daughter merozoites arranged in the form of rosette। This form is known as erythrocytic cyzont। जो हमारा लेट ट्रोपोजॉइट है अब साइजोगोनी करके फिर से मेरोजॉइट्स बनाता है, जैसे कि हमारा प्रीएरिथ्रोसाइटिक में बना था ट्रोपोजॉइट से प्रीएरिथ्रोसाइटिक साइजोन, प्रीएरिथ्रोसाइटिक साइजोन से मेरोजॉइट्स बने थे। हम देख सकते हैं ऊपर एक बार कि जो ट्रोपोजॉइट्स थे हमारे, सबसे पहले तो स्पोरोजॉइट से ट्रोपोजॉइट्स बने थे, ट्रोपोजॉइट से हमारा प्रीएरिथ्रोसाइटिक साइजोन बना था, फिर उसमें हमारे बहुत सारे मेरोजॉइट्स थे। सेम ऐसा ही इसमें भी है, जो हमारे मेरोजॉइट्स हैं उससे हमारा ट्रोपोजॉइट बना, मेरोजॉइट से ट्रोपोजॉइट बना, ट्रोपोजॉइट हमारा लेट ट्रोपोजॉइट बना, लेट ट्रोपोजॉइट से हमारा साइजोगोनी हुआ, फिर साइजोगोनी करके मेरोजॉइट्स बने और वो अरेंज हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोजेटी, जिसको जिसको हम एरिथ्रोसाइटिक साइजोन कहते हैं। फिर क्या है, फिर है आरबीसी देन रप्चर टू रिलीज द डॉटर मेरोजॉइट्स। फिर आरबीसी रप्चर कर जाते हैं जिससे मेरोजॉइट्स जो है रिलीज हो जाते हैं, मलेरियल पिगमेंट रिलीज हो जाता है एंड टॉक्सिन्स इनटू द सर्कुलेशन विच रिजल्ट इन मलेरियल पैरोक्सिस्म ऑफ फीवर एट द एंड ऑफ ईच एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। जो हमारा फीवर आता है मलेरिया में, वो हमारा जब रप्चर होता है आरबीसी, मेरोजॉइट्स निकलते हैं, पिगमेंट्स निकलते हैं, टॉक्सिन निकलते हैं, तब हमारा ये फीवर आता है एट द एंड ऑफ ईच एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। ईच मेरोजॉइट इज पोटेंशियली कैपेबल ऑफ इन्वेडिंग अ न्यू आरबीसी। जो मेरोजॉइट होते हैं वो दोबारा से आरबीसी को इन्वेट कर सकते हैं, रिपीटिंग द साइकिल, और जो साइकिल है वो रिपीट हो सकती है। इंट्रा एरिथ्रोसाइटिक लाइफ साइकिल टेक्स 48 to 72 आवर्स डिपेंडिंग अपॉन स्पेसीज। जो हमारी एरिथ्रोसाइटिक की लाइफ साइकिल है उसमें 48 से 72 घंटे लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन स्पेसीज कौन सी है। इन प्लाज्मोडियम falciparum infection, the later stage of erythrocytic cycle occur in the capillaries of brain and internal organs। प्लाज्मोडियम falciparum जो है हमारा सीवियर मलेरिया करता है, इसमें हमारा जो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल की लेट स्टेज है वो कैपिलरी में होती है, ब्रेन के एंड इंटरनल ऑर्गन्स के। हेंस ओनली द रिंग फॉर्म्स आर फाउंड इन द पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन। जिसके वजह से हमारा जो रिंग फॉर्म है, अर्ली वाली जो ट्रोफोब्लास्टिक हमारी फॉर्म है, वो ही पाई जाती है हमारी पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन में। लेट वाली ट्रोफोजॉइट्स और साइजोन नहीं मिलते हैं।
क्योंकि हमारे कैपिलरीज ऑफ ब्रेन में और इंटरनल ऑर्गन्स में ये इनकी साइकिल लेट वाली होती है। लेट वाली साइकिल होती है हमारी कैपिलरीज में और इंटरनल ऑर्गन्स में। इस वजह से हमें लेट वाले नहीं देखने को मिलेंगे पेरिफेरल ब्लड एग्जामिनेशन में। फिर हम नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, जिसमें हमारा आता है गेमेटोगोनी। गेमेटोगोनी में क्या होता है? आफ्टर अ सीरीज ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स some merozoites and after entering into RBCs, instead of developing into trophozoites, they transform into sexual forms called gametocytes। तो गेमेटोगोनी नाम से ही पता चल रहा है, इसमें हमारे गेमेटोसाइट्स बनते हैं जो कि सेक्सुअल फॉर्म से। कुछ मीरोजॉइट्स एंटर कर जाते हैं आरबीसी में दोबारा से, और कुछ जो हमारे ट्रोफोजॉइट्स में डेवलप करने के बजाय हमारे ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं सेक्सुअल फॉर्म में, जिन्हें गैमेटोसाइट्स कहते हैं। जो गैमेटोसाइट्स है आर यूजुअली राउंड इन शेप, राउंड होता है शेप में, एक्सेप्ट इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इन विच दे आर क्रिसेंट और बनाना शेप। जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के गैमेटोसाइट्स हैं वो क्रिसेंट शेप होते हैं या फिर बनाना शेप के होते हैं, और बाकी जो है वो राउंड होते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स, मेल गैमेटोसाइट जिन्हें माइक्रोगैमेट कहते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट जिन्हें मैक्रोगैमेट्स कहते हैं। Gametocytes neither causes any clinical illness nor they divide, but play an important role in the transmission of the disease। ना वो ये इलनेस करते हैं ना कुछ डिवाइड करते हैं, ये ट्रांसमिट करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। गेमेटोसाइट्स आर द इन्फेक्टिव फॉर्म टू मॉस्किटो। जो गेमेटोसाइट्स हैं हमारे इन्फेक्टिव फॉर्म है मॉस्किटो के लिए, क्योंकि ये जो मॉस्किटो हैं दोबारा बाइट करेंगे तो गेमेटोसाइट्स उनके गट में ट्रांसफर हो जाएंगे। दे आर कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन ओनली व्हेन दे आर मैच्योर, विएबल एंड प्रेजेंट इन सफिशिएंट डेंसिटी 12 गेमेटोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। ये तभी ट्रांसमिट हो पाएंगे जब ये कैपेबल हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, विएबल हो जाएंगे और सफिशिएंट डेंसिटी में रहेंगे, लगभग 12 गेमेटोसाइट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, तो इनफेक्ट मॉस्किटोज को इन्फेक्ट करने के लिए। फिर हमारी ह्यूमन साइकिल जो है कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हमने 3 स्टेज देख लिए, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक, गैमेटोगोनी। फिर हमारा आता है मॉस्किटो साइकिल। मॉस्किटो के अंदर कौन सी साइकिल होगी हमारी? तो मॉस्किटो जो है हमारा, उसमें क्या होगा? द फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो ड्यूरिंग द ब्लड मील टेक्स बोथ एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल फॉर्म्स। हमारी दोनों एसेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म ले लेती है ब्लड मिल के टाइम पे एनोफिलिस मॉस्किटो। द एसेक्सुअल फॉर्म गेट्स डाइजेस्टेड, एसेक्सुअल फॉर्म जो है हमारी डाइजेस्ट हो जाती है, वेयर एज द सेक्सुअल फॉर्म्स गैमेटोसाइट्स अंडरगो फर्दर डेवलपमेंट। और जो हमारे गैमेटोसाइट्स हैं वो फर्दर डेवलप करते हैं। ईच मेल गैमेटोसाइट अंडरगोज एक्सफ्लैजिलेशन। एक्सफ्लैजिलेशन हमारे मेल गैमेटोसाइट करते हैं and divides into 8 flagellated actively motile bodies called as male gamete और microgametes। 8 flagellated motile bodies बनाते हैं हमारे ये, 8 flagellated actively motile bodies बनाते हैं जिन्हें हम मेल गैमेट कहते हैं एक्सफ्लैजिलेशन की हेल्प से। फीमेल गैमेटोसाइट्स तो डू नॉट अंडरगो एक्सफ्लैजिलेशन बट डायरेक्टली डेवलप इनटू वन फीमेल गैमेट और मैक्रोगैमेट। फीमेल वाले में एक ही गैमेट बनता है, फीमेल गैमेट, और इसमें एक्सफ्लैजिलेशन नहीं होता, जायगोट। द मेल गैमेट फर्टिलाइजेज विद द फीमेल गैमेट टू फॉर्म जायगोट। फिर हमारा जायगोट बन जाता है उकाइनेटी। जायगोट ट्रांसफॉर्म करता है इनटू अ मोटाइल elongated फॉर्म कॉल्ड उकाइनेटी इन द मिडगट। मिडगट में हमारा उकाइनेटी बनाता है जायगोट oocyst। The eukaryote penetrates the stomach wall of the mosquito and becomes rounded, covered by a thin elastic membrane to form oocyst। जो हमारा eukaryote है, स्टमक की वॉल है जो मॉस्किटो में, उसको पेनेट्रेट कर देता है और राउंडेड हो जाता है, कवर्ड बाय थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन टू फॉर्म oocyst, और oocyst बनाता है। स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स क्या होते हैं? ईच oocyst। स्पोरोजोइट्स कैसे बनते हैं? तो होता क्या है, जो oocyst होते हैं अंडर को स्पोरोगोनी म्यूसिस करते हैं टू प्रोड्यूस 4 स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स, जिससे हमारे 4 स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजोइट्स बनते हैं। ऑन रप्चर ऑफ द मैच्योर oocyst द स्पोरोजोइट्स आर रिलीज्ड। रप्चर होने पे oocyst के स्पोरोजोइट्स रिलीज हो जाते हैं एंड माइग्रेट टू सैलिवरी ग्लैंड एंड साइकिल इज रिपीटेड। और जो साइकिल है वो दोबारा
घूम जाएगी। एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो वेरीज फ्रॉम 1 to 4 वीक्स। 1 से 4 हफ्ते का समय लग सकता है हमारा मॉस्किटो में लाइफ साइकिल पूरी होने के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी स्पीसीज में क्या है। The differences in the life cycle between the four malarial parasites have been depicted in the table 35.2। जो हमारे 4 अलग-अलग पैरासाइट हैं उनकी लाइफ साइकिल में क्या-क्या ड्यूरेशन है दिया गया है इस टेबल में। सबसे पहले प्रॉपर्टीज में रिलैप्स के बारे में दिया है, रिकरूडेंस, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल, प्री पेटेंट पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, आरजी इंटरवल, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हमें रिलैप्स देखने को मिलता है और ओवेल में। प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम मलेरिया में नहीं देखने को मिलता। फिर हमारा आता है रिकॉर्डोडेसेंस जो कि हमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और मलेरिया में देखने को मिलता है। एरिथ्रोसाइटिक साइकिल वाइवेक्स में 48 आवर्स की होती है, फैल्सीपेरम में 36 to 48 आवर्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया में 72 आवर्स और ओवेल में 48 आवर्स। तो खाली 72 आवर्स की हमारी प्लाज्मोडियम मलेरिया में होती है। प्री पेटेंट पीरियड 8 दिन का होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में। प्री पेटेंट पीरियड होता क्या है? इट इज द टाइम बिटवीन द एंट्री of parasite into man and demonstration of the parasite into peripheral blood। It varies between the species। जो हमारे पैरासाइट हैं पेरिफेरल ब्लड में कितने टाइम में आ जाएंगे इन्फेक्शन करने के बाद, एंट्री करने के बाद मैन में, तो उस जो टाइम पीरियड को हम कहते हैं प्री पेटेंट पीरियड। प्री पेटेंट पीरियड तो जो हमारा प्री पेटेंट पीरियड है वो 8 दिन का है वाइवेक्स में, 5 दिन का है फैल्सीपेरम में, 13 दिन का है मलेरिया में और 9 दिन का है ओवेल में। फिर हमारा आता है इंक्यूबेशन पीरियड कि हमारा सिम्टम कब आएंगे मलेरिया के, इन्फेक्शन एंट्री ऑफ पैरासाइट के बाद। तो 14 दिन का है वाइवेक्स में, 12 दिन फैल्सीपेरम, 28 दिन मलेरिया और 17 दिन ओवेल। सबसे कम जो है हमारा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम में है इंक्यूबेशन पीरियड, जल्दी सिम्टम देखने को मिलेंगे। आरजी इंटरवल, आरजी इंटरवल क्या होता है? इंटरवल, आरजी इंटरवल यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकंड, आरजी इंटरवल ये लिखा हुआ है, इंटरवल बिटवीन अपीयरेंस ऑफ रिंग फॉर्म एंड गेमेटोसाइट। जो हमारा टाइम पीरियड है रिंग फॉर्म और गेमेटोसाइट के बीच का, उसको हम आरजी इंटरवल कह रहे हैं। आर मतलब रिंग का आर और जी मतलब गेमेटोसाइट का जी, तो ये आरजी इंटरवल है। आरजी इंटरवल हमारा वाइवेक्स में 4 to 5 डेज का है, 10 to 12 डेज हमारा फैल्सीपेरम में है, मलेरिया में 11 से 14 दिन का है और ओवेल में 5 से 6 दिन का। ये टेबल इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं याद करने की, इसमें हम मेनली ये देख लें एरिथ्रोसाइटिक की साइकिल क्या है, कि इससे हमें पता लग जाएगा फीवर कितने बार कितने टाइम बाद रिपीट कर रहा है। मेनली एरिथ्रोसाइटिक साइकिल याद रहे तो सही है, बाकी तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है? वाइवेक्स में 8 to 10 डेज है, 9 to 10 डेज फैल्सीपेरम, 25 to 20 डेज, 28 डेज मलेरिया में और 14 to 16 डेज ओवेल में। फिर हम अपने नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। पैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल फीचर। फिर हम पैथोजेनेसिस देख लेते हैं इसकी मलेरिया में कैसे कैसे क्या क्या होती है अलग अलग स्पेसीज में। सबसे पहले है हमारा बिनाइन मलेरिया। बिनाइन मलेरिया इज माइल्डर इन नेचर। बिनाइन मलेरिया हमारा माइल्डर होता है नेचर में, एंड कैन बी कॉज्ड बाय ऑल 4 स्पेसीज। और सारे स्पेसीज ये बिनाइन मलेरिया कर सकते हैं। इट इज कैरेक्टराइज बाय अ ट्रायड ऑफ फेब्राइल पैरोक्सिज्म, एनीमिया एंड स्प्लेनोमेगाली। इसमें ट्रायड होती है मेनली, एक फेब्राइल पैरोक्सिज्म की और एनीमिया की और स्प्लेनोमेगाली की। फेब्राइल पैरोक्सिज्म की, एनीमिया की और स्प्लेनोमेगाली की। तो सबसे पहले हम देखते हैं फेब्राइल पैरोक्सिज्म क्या होता है। फीवर कम्स इंटरमिटेंटली, बार बार आता है, डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज। इट अकर्स एवरी 4th डे, एवरी 4th डे पे आता है इन प्लाज्मोडियम मलेरिया में, एंड एवरी 3rd डे बाकी की जो अदर 3 स्पीसीज हैं, फैल्सीपेरम, ओवेल
और हमारी कौन सी है? बाकी की जो तीन हमारी स्पीसीज हैं। फिर देखते हैं पैराक्सिज्म corresponds to the release of successive broods of merozoites into the blood stream at the end of RBC cycle। पैराक्सिज्म में क्या होता है, जो सक्सेसिव ब्रूड ऑफ मेरोजॉइट्स हैं वो रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, जो आरबीसी रप्चर होता है एट द एंड ऑफ आरबीसी साइकिल। तो वो जो ब्लड स्ट्रीम में हमारे मेरोजॉइट्स रिलीज होते हैं उस टाइम पे हमारा ये फीवर आता है। ईच paroxysm ऑफ फीवर इज comprised ऑफ थ्री स्टेजेस, तीन स्टेज होती हैं इसकी भी। सबसे पहला है कोल्ड स्टेज, दूसरा है हॉट स्टेज, और तीसरा है स्वेटिंग स्टेज। तो कोल्ड स्टेज में क्या होता है, ये 15 मिनट से 1 घंटे तक का होता है। द पेशेंट फील्स लेसिट्यूड, हेडेक, नोजिया एंड इंटेंस कोल्ड। चिल्स एंड राइगर आर इम्पोर्टेंट। चिल्स और राइगर कोल्ड स्टेज में देखने को मिलते हैं। इतना तो लिख ही देना चिल्स एंड राइगर, बाकी ये सब हेडेक नोजिया ये तो लिख सकते हो आराम से। फिर आता है हमारा हॉट स्टेज, जिसमें पेशेंट डेवलप अ हाई ग्रेड फीवर ऑफ 39 to 41 डिग्री सेल्सियस एंड ड्राई बर्निंग स्किन। और जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, बर्निंग जैसा लगता है। हेडेक परसिस्ट बट नोजिया डिमिनिशेस। हेडेक सर दर्द रहता है इसमें, लेकिन जो नोजिया है वो खत्म हो जाता है। फिर आती है स्वेटिंग स्टेज। फीवर कम्स डाउन विद प्रोफ्यूज स्वेटिंग। फीवर जो है कम होता है बहुत ज्यादा स्वेटिंग के साथ। द स्किन बिकम्स कोल्ड एंड मॉइस्ट। स्किन कोल्ड हो जाती है और मॉइस्ट हो जाती है। पेशेंट फील्स रिलीव्ड एंड ऑफन स्लीप, और सो जाता है पेशेंट। दिस स्टेज लास्ट फॉर 2 to 4 आवर्स, और ये 2 से 4 घंटे के लिए होता है। The classical paroxysm may not be present always due to maturation of generations of parasites at different times। तो क्लासिकल पैरासिट में ऑलवेज प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि जो जनरेशन है अलग अलग पैरासाइट्स की वो डिफरेंट टाइम्स पे रहती है। इन प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम द फीवर इज मोर इरेगुलर। फैल्सीपेरम में फीवर मोर इरेगुलर रहता है, और एक वन कंटिन्यूअस विद मार्क्ड प्रोस्ट्रेशन, हेडेक एंड नोजिया। और हेडेक और नोजिया बहुत ज्यादा होता है फैल्सीपेरम में। फिर आते हैं हम एनीमिया पे। एनीमिया में क्या होता है, पेशेंट डेवलप्स नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोग्रोमिक एनीमिया विच में बी एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर्स। पेशेंट को नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोग्रोमिक एनीमिया होता है, किस वजह से? वो फैक्टर्स लिखे हुए हैं। पैरासाइट इंड्यूस्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो आरबीसी जब डिस्ट्रक्ट होता है तब पैरासाइट इंड्यूस करता है एनीमिया। लाइसिस ऑफ आरबीसी ड्यू टू रिलीज ऑफ मेरोजॉइट्स की रिलीज की वजह से। Splenic removal of both infected RBC and an uninfected RBC coated with immune complexes। जब हम स्प्लीन को रिमूव कर दें इन्फेक्टेड आरबीसी को हटाने के लिए, या फिर अनइन्फेक्टेड आरबीसी को हटाने के लिए, तो हमारा एनीमिया हो जाएगा। बोन मैरो सेपरेशन लीडिंग टू डिक्रीज आरबीसी प्रोडक्शन। और बोन मैरो का सप्रेशन की वजह से डिक्रीज हो जाएगी आरबीसी की प्रोडक्शन। फिर हमारा आता है स्प्लीनोमेगैली। स्प्लीनोमेगैली में क्या है, आफ्टर अ फ्यू वीक्स ऑफ फेब्राइल paroxysm spleen gets enlarged and becomes palpable। जब कुछ हफ्ते हो जाते हैं बुखार के बाद के, स्प्लीनोमेगैली होने लग जाती है। इज ड्यू टू मैसिव प्रोलिफरेशन ऑफ मैक्रोफेजेस दैट engulf parasitized और नॉन पैरासिटाइज कोटेड आरबीसी। जो पैरासिटाइज हमारे आरबीसी हैं या नहीं है, जो उनको हमारा मैक्रोफेज इनगल्फ करता है, और जिसकी वजह से हमारा स्प्लीन जो है वो इनलार्ज हो जाता है। फेल्सीफेरम मलेरिया मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया करता है। फेल्सीफेरम मलेरिया मैलिग्नेंट टर्सियन मलेरिया करता है। The pathogenesis of Plasmodium falciparum is different from other species। जो Plasmodium falciparum है इसकी पैथोजेनेसिस थोड़ी अलग है बाकी स्पीसीज से। तो पहला क्या है इसकी पैथोजेनेसिस में, सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ पैरासाइट्स। An important feature of pathogenesis of Plasmodium falciparum is its ability to sequester, holding back the parasites in the blood vessels of the visceral organs like brain, kidney, etc। अब हमारा प्लाज्मोडियम falciparum में अलग क्या होता है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में हमारे पैरासाइट गए हैं वो हमारे डीप ऑर्गन्स में चले जाते हैं, लाइक ब्रेन हो गया, किडनी हो गई,
इनमें चले जाता है। दिस लीड्स टू ब्लॉकेज ऑफ वेसल्स, जिससे ब्लॉकेज हो जाती है वेसल्स की, ब्लॉकेज हो जाती है हमारी वेसल्स की, कंजेशन हो जाता है, एंड हाइपोक्सिया ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, और हाइपोक्सिया हो जाता है इंटरनल ऑर्गन्स में। सिक्वेस्ट्रेशन इज मेडिएटेड बाय साइटोजेरेंस। अब जो सिक्वेस्ट्रेशन है वो किस किस वजह से होता है? तो सबसे पहला है जो साइटो एडेरेंस, इट रेफर्स टू द बाइंडिंग ऑफ इन्फेक्टेड एरिथ्रोसाइट टू द एंडोथेलियल सेल्स। जो इन्फेक्ट हो चुके हैं हमारे आरबीसी, वो बाइंड करते हैं एंडोथेलियल सेल से। इट इज mediated by specialized antigen called Plasmodium falciparum erythrocyte membrane protein 1 (PFEMP), erythrocytic membrane protein 1, which binds to specific receptor present on the vascular endothelium of deep organs। deep organs के vascular endothelium में जो कि present होते हैं उन पे bind करता है। PFEMP1 also helps in binding of infected RBCs to an infected RBC by a process called rosetting। जो हमारे इन्फेक्ट हो चुके हैं आरबीसी, वो बाइंड कर जाते हैं अनइन्फेक्टेड आरबीसी से, रोजेटिंग की प्रोसेस से। सिंस द पैरासाइट्स आर sequestered बैक इन डीप वेसल्स, दे कैन अवॉइड frequent spleen passage, hence can escape splenic clearance। तो स्प्लीन को हमारा ये escape कर सकते हैं डीप वेसल्स में जाने की वजह से, और स्प्लेनिक क्लियरेंस को escape कर सकते हैं। पीएफईएमपी, इसके वजह से मतलब होता ही है कि जो स्प्लीन में हमारे अनफेक्टेड आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जिससे पैरासाइट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हमारा स्प्लीन से बच जा रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए ये सीवियर होता है। पीएफईएमपी अंडरगोज फ्रीक्वेंट एंटीजेनिक वेरिएशन। और जो पीएफईएमपी है हमारा स्पेशलाइज एंटीजन है जो, वो हमारा वेरिएशन भी करता रहता है। दस हेल्प द पैरासाइट इन इन्वेडिंग इवेडिंग द होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, जिसकी वजह से हमारा पैरासाइट बच जाता है इम्यून रिस्पॉन्स से। तो नेक्स्ट हम आते हैं अब नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा है कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है? तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फैल्सिपरम मलेरिया में क्या है? प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम इन्फेक्शन इज मोर एक्यूट एंड सिवियर इन नेचर। तो प्लाज्मोडियम फैल्सिपरम का इन्फेक्शन है वो ज्यादा सिवियर होता है और कम टाइम के लिए होता है, विद मोर कॉम्प्लिकेशंस देन द बेनाइन मलेरिया से। सेरेब्रल मलेरिया, तो फैल्सिपरम जो है सबसे पहले सेरेब्रल मलेरिया करता है। दिस इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन सीन इन falciparum malaria. It results due to plugging of brain capillaries by the sequestered parasitized RBCs, leading to vascular occlusion and cerebral anoxia। तो हमारा जो वेस्कुलर जो वेसल्स हैं हमारे, कैपिलरीज हैं हमारे ब्रेन्स में, वो पैरासाइट जो आरबीसीज हैं उनसे ब्लॉक हो जाती है, जिससे ऑक्लूजन हो जाता है और अनोक्सिया हो जाता है, हमारी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जा पाएगी ब्रेन में। परनीसियस मलेरिया, परनीसियस मलेरिया में क्या होता है? करेक्टराइज बाय ब्लैक वाटर फीवर। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लैक वाटर फीवर, हमें याद रखना है अच्छे से। ब्लैक वाटर फीवर, एल्जिड मलेरिया एंड सेप्टिसिमिक मलेरिया। परनीसियस अनीमिया में ब्लैक वाटर फीवर होता है, एल्जिड मलेरिया होता है, सेप्टिसिमिक मलेरिया होता है। फिर आते हैं हम ब्लैक वाटर फीवर पे। This syndrome is characterized by sudden intravascular hemolysis followed by fever, hemoglobinuria and dark urine। जो हमारा ब्लैक वाटर फीवर है उसमें हमारा हिमोलिसिस हो जाता है आरबीसी का, जिसकी वजह से फीवर होता है, हिमोग्लोबिनुरिया होता है, हमें हिमोग्लोबिन हमारा आ जाता है यूरिन में, और डार्क कलर का यूरिन देखने को मिलता है। जो हमारा ये परनीसियस मलेरिया में एल्जिड मलेरिया है, ये सर्कुलेटरी कोलैप्स को इंडिकेट करता है। सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है हमारा परनीसियस मलेरिया में। ब्लैक वाटर फीवर, एल्जिड मलेरिया, सेप्टिसिमिक मलेरिया जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। ब्लैक वाटर फीवर हमने देख लिया, हेमोलिसिस हो जाएगा, फीवर होगा, हेमोग्लोबिन और डार्क कलर का यूरिन हो जाएगा। इट अकर्स फॉलोइंग क्विनिन ट्रीटमेंट टू सब्जेक्ट्स प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम falciparum। जो ब्लैक वाटर फीवर है वो हमारा क्विनिन ट्रीटमेंट के बाद देखने को मिलता है। तो सब्जेक्ट्स प्रीवियसली इन्फेक्टेड विद प्लाज्मोडियम falciparum, जो कि हमारे पहले प्लाज्मोडियम falciparum से इन्फेक्टेड थे।
और दूसरा क्या है, ऑटो इम्यून मैकेनिज्म क्या है ब्लैक वाटर फीवर का? एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट पैरासाइट parasitized and quinized RBCs. With subsequent infection and quinine treatment, there is immunocomplex formation followed by complement-mediated massive destruction of both parasitized and non-parasitized RBCs. तो ये क्या कह रहा है कि ऑटोइम्यून मैकेनिज्म क्या है ब्लैक वाटर फीवर के लिए? जो हम हमारा इन्फेक्शन हुआ है आरबीसीज में पैरासाइट का, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम का, और जो हमने ट्रीटमेंट दिया है क्विनिन का, वो हमारे आरबीसीज पैरासिटाइज्ड एंड क्विनाइज्ड आरबीसीज ये हमारे इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसके वजह से कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड मैसिव डिस्ट्रक्शन होने लग जाता है दोनों आरबीसीज का, पैरासिटाइज और नॉन पैरासिटाइज दोनों। इसीलिए इंट्रावास्कुलर हेमोलिसिस हमें देखने को मिल रहा है ब्लैक वाटर फीवर में। फिर हम देखते हैं अपना जो एल्जिड मलेरिया है। एल्जिड मलेरिया हमने जो परनीसियस मलेरिया में देखा था, वो क्या है, करेक्टराइज बाय कोल्ड क्लेमी स्किन देखने को मिलती है इसमें, हाइपोटेंशन, ब्लड ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर देखने को मिलता है, जो कि मैंने बताया था ऊपर, सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है, एंड प्रोफाउंड शॉक, और पेशेंट जो है शॉक में जा सकता है। फिर आता है हमारा सेप्टिसिमिक मलेरिया, करेक्टराइज बाय हाई ग्रेड फीवर with the dissemination of the parasite to various organs leading to multi-organ failure। सेप्टिसिमिक मलेरिया में हमारा मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिल सकता है। फिर हमारा आता है पल्मोनरी इडीमा एंड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो सिवियर फैल्सिफरम मलेरिया इन एडल्ट्स may lead to नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा। हमारा नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी इडीमा कर सकता है हमारा फैल्सिफेरम मलेरिया, ऑफन एग्रेवेटेड बाय ओवर हाइड्रेशन, जो कि एग्रीवेट हो जाता है ज्यादा पानी पीने से। इट डज नॉट यूजुअली रिस्पॉन्ड टू एंटी मलेरियल थेरेपी। जो ये इडिमा है वो एंटी मलेरियल थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करता। मोर्टेलिटी रेट इज मोर देन 80%, और जो मोर्टेलिटी का रेट है वो 80% है। आगे हमारा है हाइपोग्लाइसीमिया। इट इज एसोसिएटेड विद अ पुअर प्रोग्नोसिस एंड इज particularly problematic in children and pregnant women and following quinine therapy। क्विनिन थेरेपी जो ले रहे हैं और चिल्ड्रन है जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनमें हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलता है। Renal failure next. It is occurs due to erythrocyte sequestration in renal microvasculature leading to acute tubular necrosis। तो जो हमारे आरबीसीज हैं वो वास्कुलेचर में चले जाते हैं रिनल किडनी के, जिसकी वजह से एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकता है। इट इज कॉमन अमंग अडल्ट्स देन चिल्ड्रन, एडल्ट्स में ज्यादा कॉमन है चिल्ड्रन से। नेक्स्ट हमारा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। ब्लीडिंग डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन, ब्लीडिंग और डीआईसी देखने को मिल सकता है। पेशेंट प्रेजेंट विद सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग एंड हेमोरेजेस फ्रॉम द गम्स, नोज एंड इंटेस्टाइन विद और विदाउट एविडेंस ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। तो पेशेंट में ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है गम से, नोज से, इंटेस्टाइन से, विद और विदाउट एविडेंस ऑफ डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन। सिवियर जॉन्डिस देखने को मिल सकता है, मोर कॉमन अमंग। ये सब हमारे जो है कॉम्प्लिकेशन है हर मलेरिया के, और वो भी कौन से, फैल्सीपेरम मलेरिया के। तो हम आ गए थे, जॉन्डिस देख लिया था हमने, सीवियर जॉन्डिस हो गया था। मोर कॉमन अमंग अडल्ट में ज्यादा कॉमन होगा, जिससे हिमोलिसिस होगा, हेपेटोसाइट में इंजरी हो सकती है, और कोलेस्टेसिस हो सकता है। फिर आता है सीवियर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, कैरेक्टराइज बाय हेमेटोक्रिट। इसमें क्या होता है, हेमेटोक्रिट होता है ऑफ लेस देन 15%। हेमेटोक्रिट लेस देन 15% हो जाता है, और जो कि नॉर्मल है, एंड hemoglobin of less than 5 gram per dl with parasitemia level greater than 10 to power 5 microliter, greater than 2%। Acidosis results from the accumulation of organic acids like lactic acid। एसिडोसिस हो जाता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड्स के accumulation की वजह से। तो
एक बार और सारे एक बार फाइनली रिवाइज कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस को एक बार में सारे। तो सबसे पहले क्या देखा था हमने, सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, परनीसियस एनीमिया हो सकता है। एक सेकंड। सेरेब्रल मलेरिया हो सकता है, परनीसियस मलेरिया हो सकता है, ब्लैक वाटर फीवर हो सकता है, एल्गिड मलेरिया, सेप्टिसिमिक मलेरिया, पल्मोनरी एडिमा एंड एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, हाइपोग्लाइसीमिया, रिनल फेलियर, ब्लीडिंग, सीवियर जॉन्डिस और सीवियर नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसाइटिक एनीमिया। अनीमिया तो होगा ही क्योंकि ये ट्रायड में होता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर हम आ जाते हैं क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मलेरिया पे। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस में क्या होता है, जो लंबे टाइम का कॉम्प्लिकेशन होगा, ज्यादा टाइम के लिए। ट्रॉपिकल स्प्लेनोमेगेली सिंड्रोम। तो हमें ट्रॉपिकल स्प्लेनोमेगेली सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज hyperactive malarial splenomegaly occurs in malaria endemic areas in tropical Africa and Asia, including India। तो हमें हाइपर एक्टिव मलेरियल स्प्लेनोमेगेली देखने को मिलती है जहाँ पर मलेरिया ज्यादा होता है इन ट्रॉपिकल अफ्रीका और एशिया में। इट रिजल्ट्स फ्रॉम एन एबनॉर्मल इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स टू रिपीटेड malaria infections and is characterized by elevated IgM due to polyclonal BT cell activation and massive splenomegaly। तो ये हमारे इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्स की वजह से होता है मेनली, मलेरिया इन्फेक्शंस में जो कि रिपीटेड होता है, बार बार होता है। उसमें आईजीएम बढ़ जाता है और मैसिव स्प्लेनोमेगाली देखने को मिलती है। मेनली हमें ट्रॉपिकल स्प्लेनोमेगाली सिंड्रोम का नाम याद होना चाहिए। पेशेंट रिस्पॉन्स वेल टू एंटी मलेरियल कीमोप्रोफिलैक्सिस प्रोगेनियल। और ये रिस्पॉन्ड ठीक हो जाता है पेशेंट मेनली प्रोगेनियल मलेरिया एंटी मलेरियल से। क्वार्टाइन मलेरियल नेफ्रोपैथी। अब ये क्या है, इट इज अ क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन सीन विद प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम नोलेजी एंड अदर स्पीसीज। इट अकर्स ड्यू टू इंजरी टू द रीनल ग्लोमेरुलाई बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस रिजल्टिंग इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। होता क्या है कि जो रीनल ग्लोमेरुलाई है वो हमारी इंजर्ड हो जाती है बाय द इम्यून कॉम्प्लेक्सेस से, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है हमारी क्वार्टाइन मलेरिया में, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम नोलेजी में। फिर हम देखते हैं बर्गेट लिम्फोमा। तो क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन में बर्गेट लिम्फोमा होने के चांसेस होते हैं। मलेरिया इंड्यूस सिवियर इम्यूनोसप्रेशन इन अफ्रीकन चिल्ड्रन प्रोवोक्स एब्स्टीन बार वायरस इन्फेक्शन टू डेवलप बर्गेट लिम्फोमा। जिससे मलेरिया क्या होता है, जिससे मलेरिया हमारा इम्यून सप्रेस कर दे तो हमारा एब्स्टीन वायरस, एबीवी वायरस का इन्फेक्शन हमारा डेवलप कर सकता है बर्गेट लिम्फोमा। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया, कि मलेरिया के अगेंस्ट हम क्या क्या इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो बोथ इनेट एंड एक्वायर इम्यूनिटी कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया। सबसे पहले हम देखते हैं इनेट इम्यूनिटी में कैसे प्रोटेक्शन मिलता है हमें। दिस रिफर्स टू इनहेरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ होस्ट रेसिस्टेंस अगेंस्ट मलेरिया पैरासाइट। दिस डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। एज ऑफ आरबीसीज, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम अटैक्स आरबीसी ऑफ एनी एज, कोई सी एज के आरबीसी को अटैक कर सकता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ओवेल अटैक द यंग आरबीसी को अटैक करते हैं एंड रेटिकुलोसाइट्स, वेयर एज प्लाज्मोडियम मलेरिया अटैक ओल्डर आरबीसी को। नेचर ऑफ हेमोग्लोबिन, सिकल सेल डिजीज हेमोग्लोबिन सी एंड डी, फीटल हेमोग्लोबिन एंड थैलासीमिया हेमोग्लोबिन आर रेजिस्टेंट टू फैल्सिपेरम मलेरिया। तो ये जो डिजीज है ये रेजिस्टेंट होती है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए। तो नेक्स्ट क्या है कि इन डिजीज की वजह से हमारा जो फैल्सिपेरम मलेरिया वाला इन्फेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। हेरिडिटरी ओवलोसाइटोसिस, इन दिस कंडीशन द रिजिड आरबीसीज आर रेसिस्टेंट टू फैल्सिपेरम मलेरिया। तो इसमें भी हमारे हेरिडिटरी ओवलोसाइटोसिस अगर किसी को है तो इसमें भी हमारे आरबीसी फैल्सिपेरम का इन्फेक्शन नहीं लेंगे। फिर आता है नेक्स्ट G6PD डिफिशियंसी, आरबीसीज विद G6PD डिफिशियंसी आर रेजिस्टेंट टू फैल्सिपेरम मलेरिया। तो ये तो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट फेमस है ये, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। G6PD डिफिशियंसी में फैल्सिपेरम मलेरिया के लिए रेजिस्टेंट होता है। फिर देखते हैं हम डफी नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स, डफी ब्लड ग्रुप एंटीजेंस प्रेजेंट ऑन आरबीसी मेम्ब्रेन एक्ट एज रिसेप्टर फॉर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। सो पीपल
डफी नेगेटिव आरबीसी वेस्ट अफ्रीकन आर रेजिस्टेंट टू वाइवैक्स मलेरिया। तो हमें प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के लिए भी एक रेसिस्टेंट मिल गया, जिसमें हमें जिस पर्सन में हमें डफी नेगेटिव एंटीजन देखने को मिलेंगे आरबीसी मेम्ब्रेन पे। एज चिल्ड्रन आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन एंड कॉम्प्लिकेशन। जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादा उनमें मलेरिया होने के चांसेस हैं। हाउएवर न्यू बॉर्न आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम फैल्सिपारम मलेरिया बिकॉज ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ फीटल हेमोग्लोबिन इन फर्स्ट फ्यू मंथ्स ऑफ लाइफ। तो जो हमारे न्यूबॉर्न्स होते हैं उनमें जो हेमोग्लोबिन होता है फीटल हेमोग्लोबिन, तो फीटल हेमोग्लोबिन जो होता है उसके वजह से हमारा रेजिस्टेंस रहता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम इन्फेक्शन के लिए। न्यूट्रिशनल स्टेटस इट हैज अ पैराडॉक्सिकल इफेक्ट। सिवियर मलेरिया इज रेयर इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। जो हमारा सिवियर मलेरिया है इज रेयर इन चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन। हमारा जो पर चिल्ड्रन जिसमें मेल न्यूट्रिशन ज्यादा है उसमें सिवियर मलेरिया होने के चांसेस कम है। ये पैराडॉक्सिकल इफेक्ट को शो करता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब देखते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी से कैसे हम कर सकते हैं रेसिस्टेंस मलेरिया के लिए। इनेट में तो हमने क्या क्या देखा, हमने देखा जो आरबीसी हीमोग्लोबिन का नेचर है उसकी वजह से रेसिस्टेंस मिल रही है। हेरेडिटरी वोलोसाइटोसिस देखने को मिला, G6PD डिफिशियंसी है, और डफी नेगेटिव रेड ब्लड सेल्स है। एक्वायर्ड में सबसे पहला है हमारा बोथ सेलुलर एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी कंट्रीब्यूट टू द रेसिस्टेंट अगेंस्ट मलेरिया। तो दोनों ही इम्यूनिटी हमारी काम कर रही है यहाँ पर। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या है, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज अगेंस्ट एसेक्सुअल फॉर्म्स गिव्स प्रोटेक्शन बाय इनहिबिटिंग द आरबीसी इन्वेजन एंड सिक्वेस्ट्रेशन, whereas antibodies against sexual forms help in reducing the transmission of malaria। तो दोनों ही हमारा सेक्सुअल और एसेक्सुअल फॉर्म के लिए एंटीबॉडीज बन रही है और प्रोटेक्शन मिल रहा है। Cell mediated immunity also plays an important role in providing protection against malaria. Cytokines released from T cells stimulate the macrophage and also stimulate the B cell to produce antibodies। तो क्या होता है कि जो साइटोकाइन्स रिलीज होते हैं टी सेल से हमारे मैक्रोफाज को एक्टिवेट करते हैं और बी सेल को एक्टिवेट करते हैं एंटीबॉडीज बनाने के लिए। एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रीमिन्यूशन immunity against Plasmodium lasts till the original infection remains active, which prevent further infection. This is called as premonition or infection immunity और concomitant और incomplete immunity। तो प्रीमिनेशन में क्या होता है, अगर हमारा इन्फेक्शन पहले से है प्लाज्मोडियम का तो तब तक हमारा कोई नेक्स्ट इन्फेक्शन नहीं होगा। तो यही होता है, फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है, फर्दर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है हमारा प्रीमिनेशन में। फिर हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं अपने। लास्ट में हम आते हैं लैब डायग्नोसिस पे। तो लैब डायग्नोसिस देखते हैं, इसके लास्ट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट कर सकते हैं जिसमें हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर बना सकते हैं जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर डिटेक्शन ऑफ जो स्पेसीज हैं अलग अलग हमारे मलेरिया की। तो इसमें एक थिक स्मेयर बनता है जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, और एक थिन स्मेयर बनता है। स्पेसिएशन कैन बी डन ऑन दी बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग फीचर्स। स्पेसिएशन हम कर सकते हैं थिन स्मेयर बना के। प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में हमें बॉयड रिंग देखने को मिलेगी एंड साइजोन फैल्सिपारम में रिंग फॉर्म मिलेगी, मल्टीपल रिंग फॉर्म, अकॉल फॉर्म, हेडफोन शेप्ड रिंग फॉर्म्स, बनाना शेप के गैमेटोसाइट्स मिलेंगे फेल्सिफेरम में, और मलेरिया में बैंड फॉर्म देखने को मिलेगी। ओवेल में इनलार्ज्ड फिम्ब्रिएटेड ओवल आरबीसी। ओवेल में हमारा फिम्ब्रिएटेड देखने को मिलता है, बाकी किसी में नहीं होता है। ओवल ओवल आरबीसी विद रिंग फॉर्म्स के साथ। नीचे देखते हैं हम इसका मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स देखो जो कि हमें पेरिफेरल स्मेयर में देखने को मिलेगी। तो अर्ली ट्रोफोजॉइट, तो अर्ली ट्रोफोजॉइट कैसा देखने को मिलेगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में हमें रिंग फॉर्म मिलेगी हमें ट्रोफोजॉइट की। न्यूक्लियस हो गया जिसमें वैक्यूल हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। प्लाज्मोडियम फैल्सिफरम में हमें अर्ली ट्रोफोजॉइट में एकॉल फॉर्म मिलेगी जिसमें इधर एकॉल फॉर्म, ये पेरिफेरल न्यूक्लियस है जिसमें साइड में पेरिफेरल न्यूक्लियस साइड में, और डबल डॉट रिंग फॉर्म है, मल्टीपल रिंग फॉर्म देखने को मिलेगी।
प्लाज्मोडियम मलेरिया में हमें इस तरीके का कुछ देखने को मिलेगा, और ओवेल में ओवल टाइप का कुछ ऐसा। लेट ट्रोपोजोइट में इरेगुलर हो गया वाइवेक्स, पेरिफेरल में दिखता नहीं है लेट ट्रोपोजोइट फैल्सीफेरम में, क्योंकि मैंने बताया था लेट वाला जो है हमारे अलग अलग डीप ऑर्गन्स में चले जाता है। बेंड फॉर्म देखने को मिलती है लेट ट्रोपोजोइट मलेरिया में, और फिम्ब्रिएटेड हमारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं ओवेल में। साइजोन्ट हमारे देखने को मिलते हैं वाइवेक्स में, फैल्सीफेरम नहीं दिखते, मलेरिया में दिख रहा है और ओवेल में। गेमेटोसाइट हमारे ओवल है वाइवेक्स में, बनाना शेप का है हमारा फैल्सीफेरम में, ओवल हो गया मलेरिया में, और फिम्ब्रिएटेड हो गया हमारा ओवल आरबीसी विद रिंग फॉर्म ओवेल में। फिर नेक्स्ट हम माइक्रोस्कोपिक टेस्ट में ही देखें तो नेक्स्ट हमारा आता है फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम कावामोटोस टेक्निक यूज करते हैं। कावामोटोस टेक्निक यूज करते हैं फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में। फिर आता है हमारा क्वांटिटेटिव बफी कोट एग्जामिनेशन, जिसमें ब्रिलियंट ग्रीन डॉट्स के अपीयर होते हैं हमारे पैरासिटाइज्ड आरबीसीज। पैरासिटाइज्ड आरबीसीज हमारे ब्रिलियंट ग्रीन डॉट्स दिखते हैं। क्यूबीसी क्या इसमें क्या है, जो हमारे क्वांटिटेटिव क्यूबीसी एग्जामिनेशन है हमारा, वो क्यूबीसी कैपिलरी ट्यूब के हेल्प से करते हैं हम लोग। इसका डायग्राम यहाँ पर शो किया गया है। ये क्यूबीसी कैपिलरी ट्यूब हो गई। मैग्नीफाइड व्यू ऑफ क्यूबीसी कैपिलरी ट्यूब आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या क्या लेयर दिख रही है हमें, रेड ब्लड सेल की, ग्रेनुलोसाइट की, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, प्लेटलेट की, वो दिखाया गया है। फिर हमारा तीसरी पिक्चर में क्रिसेंट शेप्ड गेमेटोसाइट दिखाए गए हैं प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के। इसमें क्रिसेंट शेप्ड हमारे प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की गेमेटोसाइट्स हैं। रिंग फॉर्म दिख रही है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की, एज फ्लोरोसेंट डॉट्स, डॉट्स की फॉर्म में जो डॉट्स बन रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं नॉन माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, जिसमें हमारा एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट होते हैं रैपिड डिटेक्शन के लिए। इम्यूनोक्रोमेटिक टेस्ट, इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेस्ट, डिटेक्ट पैन मटेरियल एंटीजन, एलडीएच, एल्डोलेज, फैल्सीफेरम स्पेसिफिक एंटीजन, एचआरपी सेकंड, इसमें एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। फिर आता है हमारा कल्चर, जिसमें हम आरपीएमआई 1640 मीडियम यूज कर सकते हैं, रोजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट 1640 मीडियम, और लास्ट में हमारा मोलिकुलर डायग्नोसिस आता है, इसमें पीसीआर कर सकते हैं टारगेटिंग एटीएस आरडीएनए। तो गाइज इतना ही था हमारी इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए पढ़ते रहो।